भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल के क्लास में हमने देखा था प्रागैतिहासिक कला की गुफाएं, तो आज उन गुफाओं से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस यूरोपियन कला का अध्ययन कर सकें। तो हम आज बात करने वाले हैं वही जो यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल के कुछ तथ्य बच गए थे, तो हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर लिख लीजिए यूरोपियन कला के महत्वपूर्ण तथ्य। इन पर हम एक दो तथ्य हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात अपनी बढ़ाते हैं। तो पहला एक हम तथ्य बात करें, एक विलेन डार्फ की नारी आकृति की मूर्ति। यह चूना पत्थर से निर्मित है और वो चूना पत्थर कौन? ओलिटिक चूना पत्थर। ओलिटिक चूना पत्थर से निर्मित है। ये कहां से प्राप्त हुई? तो यह ऑस्ट्रिया से प्राप्त होती है, ऑस्ट्रिया से प्राप्त हुई है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन तथ्यों को आसानी से आप लोग याद कर लें क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वर्तमान में ये कहां है? वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो एक लिख लीजिए नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय वियना। या यहां पर लिख लेंगे ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी है ऑस्ट्रिया, ये ध्यान रखें, याद रखना है इसे। और एक अगला तथ्य है, किस पशु के साथ सर्वाधिक रेखाजाल प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पशु है जो यूरोपियन कला में उसके साथ अधिक रेखाजाल प्राप्त होता है? तो ये भी चीज लिख लीजिए, वो पशु है मैमथ। मैमथ पशु के साथ सर्वाधिक रेखाजाल प्राप्त होता है। ये भी चीज महत्वपूर्ण है। मैमथ पशु क्या होता है? ये एक हाथी के आकार का, या कह सकते हो प्राचीन हाथी, विकसित नहीं था, उसी के आकार का ये हाथी है। ये बर्फीले प्रदेशों में पाया जाता है और ये बर्फ में दबने के कारण इसका हूबहू जैसा ये था उसी तरह का ये प्राप्त हुआ है, आकार में जैसा ये था वैसा ही प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके चित्र प्रागैतिहासिक काल से, यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल में पाए गए हैं। तो इसके साथ सर्वाधिक रेखाजाल प्राप्त होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है स्टोन हेड। स्टोन
हेन्ज एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य का उदाहरण है। स्थापत्य का उदाहरण है। स्टोनहेंज एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य का उदाहरण है। यह इंग्लैंड के विल्टशायर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये भी चीज एक महत्वपूर्ण है। अब पूछा जा सकता है स्टोनहेंज जो प्रागैतिहासिक स्थापत्य का उदाहरण है ये कहां से प्राप्त हुआ, तो इंग्लैंड के विल्टशायर, ये आधा ला है, विल्टशायर नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो इसको भी लिख लीजिए। अगला महत्वपूर्ण है नर व मादा महिष। नर व मादा महिष की मिट्टी से बनी मूर्तियां ये कहां से प्राप्त होती हैं, तो एक जगह याद रखना है, तक द ओदोवर्थ। तक द ओदोवर्थ, ये ध्यान रखना है। तक द ओदोवर्थ से नर व मादा की महिष की मिट्टी से बनी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ये कहां जगह है, तो ये ध्यान रखना है फ्रांस से है। कहां से? फ्रांस से। ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रभाववादी पद्धति के प्रयोग का उदाहरण, प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग, प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग जो है एक फ्रांस के तीजात से प्राप्त एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग, दौड़ता हुआ मृग प्राप्त हुआ है। ये भी चीज एक महत्वपूर्ण है। प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग उदाहरण कहां पर प्राप्त होता है, तो फ्रांस के तीजात से एक हड्डी पर दौड़ता हुआ मृग प्राप्त हुआ है। ये प्रभाववादी पद्धति का प्रयोग का उदाहरण माना जाता है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। आगे एक चीज याद रखना है, टेक्नीफॉर्म क्या है? टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? टेक्नीफॉर्म तो छत के नीचे का स्वरूप टेक्नीफॉर्म कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? तो छत के जो नीचे वाला स्वरूप होता है, छत जो ऊपर होती है और जो उसके निचले भाग में
जो छत होती है उसे टेक्नीफॉर्म कहते हैं। तो छत के नीचे का स्वरूप जो होता है उसे टेक्नीफॉर्म कहते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, आदिम कला से किसकी प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मिलती है, तो इसका आंसर है धार्मिक कर्मकांड की। धार्मिक कर्मकांड की प्रेरणा प्राप्त होती है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आदिम कला से। और यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल में, यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल में रंगों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, तो किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है? नंबर 1 तो लाल रंग, लाल रंग जो गेरू के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा जो होता है पीला रंग है, मिट्टी से बनता था, काहे से? मिट्टी का प्रयोग होता था। तीसरा अगर बात करें तो काला है, जो चारकोल या कह सकते हो कोयला या काजल से, काजल, ये 3 रूप से काला रंग प्रयोग किया जा सकता था, चारकोल, कोयला और काजल। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, 3 रंगों का प्रयोग हुआ है। एक शब्द आता है एक्स-रे शैली। एक्स-रे शैली क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी आकृति में जो सीमा रेखा होती है उसको बनाकर उसके अंदर रेखाओं से जो दर्शाई गई कला होती है उसे एक्स-रे शैली बोलते हैं। एक्स-रे शैली बोलते हैं। जैसे मान लो ये चित्र बना है, ये चित्र बना है, इसमें रेखाओं से जो दर्शाया जाता है, रेखाओं से, यानी उसे रेखाओं के अंदर के अंग दर्शाए जाते हैं, उसे ही एक्स-रे शैली कह सकते हैं। तो हम अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? किसी की, या लिख सकते हो किसी वस्तु की सीमा रेखा बनाकर उसमें रेखा जाल से अंदर के अंगों को प्रदर्शित करना एक्स-रे शैली कहलाता है। कोई वस्तु, या अधिकतर तो इसका प्रयोग पशुओं में किया गया है। पशुओं में, जैसे एक उदाहरण देखा होगा, हाथी की आकृति में पान की आकृति बनी हुई है, तो वो एक्स-रे शैली का उदाहरण माना जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी, अधिकतर पशुओं में हुआ, लेकिन कोई भी वस्तु हो सकती है, उसकी सीमा रेखा केवल बना दे, उसके बाद उसमें रेखाओं से उसके अंग प्रदर्शित करना, ये एक्स-रे शैली कहलाता है। एक शब्द आता है बूमरेंग। बूमरेंग, बूमरिंग होता है, रेंग लिख के आता है, बूमरिंग होता है, रिंग। ये क्या है पूछा गया है, तो यह एक अस्त्र है। अस्त्र ध्यान रखेंगे, इसे ये गोल ऐसे बनाया हुआ होता था, इसमें ऐसे ऐसे कांटे लगे होते थे, और इसे फेंक के मारा जाता था, फेंक के मारा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बूमरिंग है, एक अस्त्र है। क्या है? एक अस्त्र। और एक शब्द आया है रीछ मानव।
तो रीछ मानव का मतलब क्या है? रीछ और मानव अलग अलग है? नहीं, मानव जो है वो रीछ का मुखौटा पहने हुए, रीछ मानव उसे ही कहते हैं। मानव जो है वो रीछ का मुखौटा धारण किए, रीछ मानव वही किसी को कहा जाता है। तो इन पे कंफ्यूज मत होना। अब जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रागैतिहासिक काल को हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके दिमाग में चलता हो। अगर ऐसा कुछ जानकारी आप चाहते हैं कि ये चीज हमें नहीं पता है और ये प्रागैतिहासिक काल में आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं या ग्रुप पर मैसेज करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब चलते हैं अपनी एक महत्वपूर्ण सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इराक की सभ्यता है, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेना है। चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दजला, फरात, ये जो है ये फरात नदी है और ये दजला नदी है। फरात और दजला नाम की दो नदियों के बीच में पनपी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। और ये नदियां इधर पर्वतीय क्षेत्र से आकर के और इधर फारस की खाड़ी में गिरती हैं, फारस की खाड़ी में जाती हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये एशिया के पश्चिम में पड़ती है, एशिया के पश्चिम दिशा में स्थित है। वर्तमान में ये इराक क्षेत्र में आता है, इराक क्षेत्र में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। तो यहां पर आप दो नदियां देख रहे हैं, एक दजला एक फरात। दजला को टिर्गिस कहा जाता है, यहां पर लिख सकते हो टिर्गिस, और फरात को यूफ्रेटस ये नाम दिया गया है, दजला और फरात। तो इन दो नदियों के बीच में ये जो है स्थान था, ये स्थान, यहां पे ये जो पनपी सभ्यता थी, इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान, दो नदियों के बीच का स्थान। ये कहां है? एशिया के पश्चिम दिशा में स्थित है। कहां? एशिया के पश्चिम में। अब बात करें, यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मतलब
5000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता मानी जाती है। 5000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता मानी जाती है, जबकि भारतीय, उस समय की भारतीय सभ्यता कौन थी? सिंधु सभ्यता। ईसा के 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व मानी जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी प्राचीन ये सभ्यता है। भारतीय सिंधु सभ्यता जो थी वो ईसा मसीह के 350 वर्ष पूर्व थी, और जो यह मेसोपोटामिया सभ्यता है ये 5000 ईसा पूर्व थी। तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि कितनी प्राचीन है। यह नगरीय सभ्यता थी। यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय में भी ग्रामीण, नगर तो थे लेकिन ग्रामीण नगर पाए जाते हैं अधिकतर, क्योंकि यहाँ जो सड़कें उड़कें मिली हैं वो सीधी नहीं है, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये आज चीजें दर्शाती हैं कि यहाँ की जो है वो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो नगरीय सभ्यता तो है लेकिन वो ग्रामीण नगरीय सभ्यता आती है। और बात करें मेसोपोटामिया को सिंधु सभ्यता में मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। मेसोपोटामिया को सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता है? तो मेलुहा कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नगरों में कला केंद्र के रूप में जिगुरत हुआ करते थे। जिगुरत को आप कह सकते हो पूजा ग्रह। क्या कह सकते हो? पूजा ग्रह। जिगुरत को क्या कहा जाता था? तो पूजा ग्रह कहा जाता था। ये भी ध्यान रखेंगे। अब जब पूजा ग्रह की बात आ गई तो किन किन देवताओं की पूजा करते थे? तो देवताओं में ये वायु या वर्षा के लिए किसकी पूजा करते थे? तो एनलिल की पूजा के करते थे। और प्रकाश के लिए, प्रकाश देवता के लिए शम्स या शमस, इसमें से कोई भी आ सकता है, शम्स या समस, प्रकाश देवता के रूप में। पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए इन्ना के प्रयोग करते थे। स्वर्ग के लिए अनु की पूजा करते थे, अनु की। और चंद्रमा की देवी की पूजा करते थे। चंद्रमा की देवी कौन थी? सिन की पूजा करते थे। तो वो वायु वर्षा के लिए एनलिल, प्रकाश के लिए सम या समस, पृथ्वी के लिए इन्ना, स्वर्ग के लिए अनु, चंद्रमा की देवी सिन की पूजा किया करते थे। क्योंकि यहां पर जो कला के केंद्र मिले हैं वो पूजा ग्रह में मिले हैं, तो वो जिगुरत जिन्हें कहा जाता था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा इसे इरेज करते हैं। आगे प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं तो मेसोपोटामिया जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम माना जाता है। उद्गम माना जाता है।
ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम किसे माना जाता है? तो मेसोपोटामिया को माना जाता है। इस मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 4 सभ्यताएं पनपती हैं। आप लोग उन 4 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक सभ्यता में तो बहुत अधिक कुछ अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन 3 सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, वो सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर एक एक सभ्यता को अच्छी तरीके से देखते हैं। वो 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले एक सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। दूसरी जो है बेबीलोन सभ्यता। तीसरी जो होती है वो असीरिया सभ्यता है, असीरिया सभ्यता। या अगली अगर कहें तो अगली है कैल्ड्रिया सभ्यता, कैल्ड्रिया सभ्यता। प्यारे बच्चों, इस सभ्यता में अधिक चीजें नहीं मिली हैं, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इन 3 सभ्यताओं को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता। इसके बारे में उचित जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अब बात करेंगे सुमेरियन सभ्यता की। तो यह सभ्यता जो है, यह फरात नदी के तट पर विकसित हुई। यह फरात नदी के तट पर विकसित हुई, विकसित हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो फरात कह सकते हैं, या इसे यूफ्रेटस कह सकते हैं, यूफ्रेटस। फरात या यूफ्रेटस नदी के तट पर स्थित हुई। या विश्व का, लिख सकते हैं, यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है, जिसे सुमेर नगर बोलते हैं। सुमेर नगर, यही है सुमेरियन सभ्यता, सुमेर नगर। या विश्व का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है, या कह सकते हैं विश्व का सबसे प्राचीन मानव कहां निवास करता था? तो सुमेर नगर। कहां? वो मेसोपोटामिया का सुमेर नगर है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, सुमेर नगर। और यहां के 4 केंद्र आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन कौन से? तो एक है उर। इस सुमेरियन सभ्यता के अंतर्गत 4 केंद्र आप याद रखेंगे। उर है, और उरूक है, और एक लगाश नगर है, लगाश। और अगला जो है वो एरेद्दू, एरेद्दू है, एरेद्दू। तो उर जो होता है, ये पहला उत्खनन केंद्र है, इसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। इसे इब्राहिम नगर भी बोलते हैं, इब्राहिम नगर इसे कहा जाता है। उरूक दूसरा उत्खनन केंद्र है, या सबसे विस्तृत है। विस्तृत अगर बात करें, सबसे बड़ा 400 हेक्टेयर में फैला है, हेक्टेयर में फैला है, 400 हेक्टेयर में उरूक फैला हुआ है। ये दूसरा उत्खनन केंद्र है जो सबसे विस्तृत है। ये सुमेरियन सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र है, 400 हेक्टेयर में फैला है। लगाश नगर आप याद रख सकते हैं, इसे कैसे? तो पटेसी कुड़ी प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है। पटेशी कुड़ी प्रतिमा यहां से
प्राप्त हुई है, पटेसी कुड़ी प्रतिमा यहां से प्राप्त हुई है। और सुमेरियन सभ्यता के जो आप लोगों को बताया कि जिगुरत से कला क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, तो वो कहां से मिले हैं? एरद्दू से। तो इसे कह सकते हो प्राचीन कला केंद्र। कहां से मिले हैं? प्राचीन कला केंद्र अगर बात करें तो एरद्दू से प्राप्त होते हैं। अवशेष सबसे ज्यादा एरद्दू, सुमेरियन सभ्यता में सबसे ज्यादा प्राचीन कला केंद्र यानी वो जिगुरत जिसे बोलते हैं, जिगुरत जिसे पूजा ग्रह कहा जाता है, पूजा ग्रह, तो ये कहां मिले हैं? तो एरद्दू में, ध्यान रखेंगे। अब अगली सभ्यता की बात करना है बेबीलोन। बेबीलोन की सभ्यता। तो बेबीलोन सभ्यता अगर बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास बेबीलोन की सभ्यता से माना जाता है। अगर प्यारे बच्चों बात करें कि मेसोपोटामिया का जन्म कहां से हुआ है, तो वो सुमेरियन सभ्यता से माना जाता है। किससे? सुमेरियन सभ्यता से जन्म माना जाता है। विकास कब हुआ? तो वो बेबीलोन की सभ्यता से होता है। और आत्मसात किसने दिया? तो असीरिया की सभ्यता ने दिया है। तो ध्यान रखेंगे बेबीलोन की सभ्यता से जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास माना जाता है। यहां की दो चीजें फेमस हैं, बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग। ये दो चीजें यहाँ की अति महत्वपूर्ण हैं, इनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। झूलते हुए बाग का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ? 6वीं शताब्दी में झूलते हुए बाग का निर्माण हुआ था। और किसके शासन में हुआ था? तो केल्डिया के शासक थे। केल्डिया, ये आधा ला है, केल्डिया के शासक जिनका नाम था नेबूखदनेस्सर के शासन काल में हुआ था। शासन काल में। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बेबीलोन में जो झूलते हुए बाग हैं उनका निर्माण कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी में, केल्डिया युग में। तो केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासन काल में झूलते हुए बाग का निर्माण हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। आश्चर्यों में से एक है। इसे विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। और अगर ये आ गया है नेबूखदनेस्सर, तो ध्यान रखेंगे नेबूखदनेस्सर के शासन काल में रंगीन टाइलों का प्रयोग हुआ है। किसके शासन काल में रंगीन टाइलों का प्रयोग हुआ है? तो नेबूखदनेस्सर के शासन काल में रंगीन टाइलों का प्रयोग हुआ है। तो बेबीलोनिया से इतना ही याद रखना है। यहाँ के मीनार प्रसिद्ध हैं, झूलते हुए बाग प्रसिद्ध हैं। झूलते हुए बाग प्रसिद्ध किस लिए हैं? क्योंकि ये कोई बाग झूल नहीं रहे हैं, मतलब यहाँ उचित पानी की व्यवस्था ऐसे की गई है कि आप
देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने हरे भरे बाग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसीलिए इन्हें झूलते हुए बाग नाम दिया गया है, जिनका निर्माण 6ठी शताब्दी में केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में हुआ। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है और नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में रंगीन टाइलों का प्रयोग हुआ है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम असीरिया। असीरिया की सभ्यता। असीरिया की सभ्यता। असीरिया की राजधानी, असीरिया की राजधानी निप्पुर थी। निप्पुर थी। कौन थी? ये आधा पा है, निप्पुर। निप्पुर थी। असीरिया की राजधानी निप्पुर थी। यह दजला या कह सकते हैं टिग्रिस नदी तट पर स्थित है। कहां स्थित है? टिग्रिस नदी या दजला नदी, दजला नदी या टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। यह रिलीफ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रिलीफ प्रसिद्ध है। रिलीफ चित्र क्या होते हैं? रिलीफ का मतलब है उभारदार चित्र। उभारदार चित्र। जो बच्चे नहीं जानते हैं रिलीफ, तो उभारदार चित्र याद रखेंगे। या रिलीफ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और यहां का एक शासक आप लोग याद रखेंगे। यहां का शासक है, यहां का शासक था अशुरबनीपाल। अशुरबनीपाल ये यहां का एक प्रसिद्ध शासक था। इसके शासनकाल में कला में सौंदर्य भावना का, या कह सकते हो संगीतात्मक सौंदर्य भावना का उदय हुआ है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि संगीतात्मक सौंदर्य भावना का उदय किसके शासनकाल में हुआ है, तो उसका नाम याद रखना है अशुरबनीपाल। ये असीरिया का शासक माना जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और यहां असीरिया का एक जगह है लामाशु, ये जगह है। यहां से एक चित्र प्राप्त हुआ है 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल, या वृषभ लिख सकते हो, वृषभ। 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार बैल ये असीरिया के लामाशु से प्राप्त होता है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों लिपि की, मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में। तो यहां की लिपि
कीलाक्षर लिपि थी, कीलाक्षर लिपि थी। इसमें पहले चिन्हों का प्रयोग हुआ था, पहले चिन्हों और चित्रों का प्रयोग हुआ, बाद में संकेतों का प्रयोग हुआ, फिर वर्णमाला बनी। वर्णमाला में स्वर व्यंजन दोनों थे। तो पहले जो चिन्ह और चित्र मिलाकर अक्षर हुआ करते थे तो वो 642 हुआ करते थे। कितने? 642 चित्र या चिन्ह कह सकते हो। चित्रों का प्रयोग जब होता था तो 642 चिन्ह चित्र दोनों मिला करके प्रयोग होते थे। बाद में जब संकेत बन गए तो इनकी संख्या 350 हो गई। जब वर्णमाला बन के तैयार हुआ तो 41 अक्षर थे। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिपि की जानकारी कहां से मिलती है? तो लिपि की जानकारी कहां से मिलती है? तो मिट्टी की कच्ची तथा पक्की पट्टियों से यहां से प्यारे बच्चों मिट्टी की पट्टियां प्राप्त हुई हैं। वो कच्ची भी हैं और पक्की भी हैं। तो उन पर क्या किया जाता था? पहले उन्हें गीला करके उस पे कीलों से या कह सकते हो लकड़ी की उससे नोक से उस पे अक्षर बना दिए जाते थे। उसके बाद उसे सुखा लिया जाता था तो वो पक्के हो जाते थे। फिर उनको सुरक्षित रखा जाता था। और कभी कभी जो पक्के बनाते थे तो उन्हें पका लेकर रख दिया जाता तो परमानेंट के लिए हो जाते थे। तो पका कर भी रखा जाता था और कच्ची ईंटों को सुखाकर भी, कच्ची मिट्टी को सुखाकर भी रखा जाता था। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तभी आया है कच्ची और पक्की पट्टियों पर जो है इनकी जानकारी मिलती है। पहला जो लेख पढ़ा गया, पहला लेख जो पढ़ा गया वो है बेहस्तून लेख जो है ये पहला अभिलेख लिख सकते हैं। अभिलेख, पहला जो अभिलेख पढ़ा गया बेहस्तून अभिलेख है। ये एक पहाड़ी पर 100 मीटर ऊंचाई पर था। 100 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित था। इसे पढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक अंग्रेज कर्मचारी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको पढ़ाई के लिए इस पर चढ़ के जाते थे, उसकी लिपि या कृत बनाया करते थे। उसके बाद उसको पढ़ने का प्रयास किया और अंत में वो सफल भी हुए। उनका नाम है हेनरी रॉलिंसन। हेनरी रॉलिंसन नाम याद रखेंगे। जो इस लिपि को पढ़े हैं उनका नाम है हेनरी रॉलिंसन, जो बेहस्तून अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। ये भी आप लोग जानकारी रख सकते हैं। तो यहां पर आपने बहुत सारी जानकारी ली। एक शब्द आता है सिलेंडर सील। इसका संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। इसका अर्थ है बेलनाकार मोहरे। साधारण भाषा में इसे कह सकते हो बेलनाकार मोहरे। उसे सिलेंडर सील के नाम से प्रयोग मिलता है।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिलेंडर सील का संबंध किस सभ्यता से है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने मेसोपोटामिया सभ्यता के एक एक टॉपिक पे चर्चा की। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल पढ़ेंगे हम मिस्र की सभ्यता के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।